आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का जो फर्स्ट पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके अंदर अल्फा क्षय में अनुप्रयोग का गुणात्मक विवेचना हम करेंगे। एप्लीकेशन टू अल्फा डिके क्वालिटेटिव डिस्कशन। वर्ग विभव को आयताकार विभव को भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ सुरंग प्रभाव के एक अनुप्रयोग के रूप में हम एक नाभिक के अल्फा कण तथा अवशिष्ट नाभिक में क्षय की गुणात्मक विवेचना करेंगे। क्योंकि मूल नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होता है, अतः यह माना जा सकता है कि अल्फा कण का नाभिक से उत्सर्जन होने से कुछ क्षण पहले नाभिक के अंदर अस्तित्व होता है। अल्फा कण की कैपिटल आर त्रिज्या के नाभिक के अंदर और बाहर स्थिति ऊर्जा चित्र 15 के अनुसार होती है। नाभिक के अंदर और बाहर स्थिति ऊर्जा इस चित्र के अनुसार होगी। चित्र ये जब 15 जो दे रखा है, अल्फा कण की स्थिति ऊर्जा का नाभिक के बाहर निकलने के लिए ये जो वाई एक्सिस पर हम देख रहे हैं, इसकी स्थिति ऊर्जा v दिखा रखी है, ये यहाँ पे 0 है। और ये जब r एक्स एक्सिस पर है, किधर है एक्स एक्सिस पर, ये कैपिटल r यहाँ तक है, तो ये 0 से r तक ये नाभिक के अंदर है। अल्फा कण तब है, तब उसकी गहराई इस तरह से -v0 दर्शा रखी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वर्गाकार विभव कूप की भांति हम मान सकते हैं नाभिक के अंदर यानी स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो अल्फा कण पर प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल लगता है। इन नाभिकीय बलों के कारण स्थिति ऊर्जा वर्गाकार विभव कूप की भांति मानी गई है और इसकी गहराई हो गई कैपिटल v0। और नाभिक के बाहर, यहाँ देखिए, नाभिक के बाहर यानी कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r इज कैपिटल R से बड़ा हो तो नाभिकीय बल नगण्य है तथा अल्फा कण और अवशिष्ट नाभिक के मध्य कूलाम प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण, क्योंकि दोनों धनात्मक आवेश हैं, इसलिए एक दूसरे समान आवेश एक दूसरे में क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिसके कारण अल्फा कण की स्थिति ऊर्जा का सूत्र जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। हम जानते हैं दो आवेश हों Q1 और Q2, उनके मध्य दूरी r हो तो स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है KQ1 Q2/r। तो यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं Z1e तो 1 का है, ठीक है, और k की जगह 1/4πε0, और ये Q2 हमारे पास अल्फा कण पर कितना आवेश है 2e, ठीक है। तो Z1e इंटू 2e क्या हो जाएगा, ऊपर जो लिखा हुआ है ये 2Z1e² और k की जगह 1/4πε0 आ गया, और नीचे जो दूरी है वो स्मॉल r आ गई। तो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ Z1e जो है वो अवशिष्ट नाभिक पर आवेश हो गया, मूल नाभिक पर जो आवेश होगा वो Z1e + 2e होगा, है ना, उसमें अल्फा कण का भी जुड़ जाएगा। अल्फा कण की कुल ऊर्जा कैपिटल E भी चित्र में दिखाई गई है। यह चित्र 15 एक प्रकार के विभव प्राचीर यानी रोधिका को दर्शाता है। इसे कूलाम प्राचीर या रोधिका भी कहते हैं, क्योंकि r जब अनंत हो जाएगा, स्मॉल r अनंत पर हो तो कूलाम विभव प्राचीर 0 हो जाएगा। इस सूत्र में हर के अंदर चूँकि r आ रहा है, इसको अनंत लिखेंगे तो v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो विभव प्राचीर 0 हो जाएगा, और जब r अनंत है पर E उत्सर्जित अल्फा कण की कुल गतिज ऊर्जा के तुल्य हो जाएगा। तो चित्र 15 से हम कह सकते हैं कि कैपिटल E ऊर्जा के कण को यदि नाभिक से बाहर आना है तब उसे कूलाम विभव रोधिका यानी स्मॉल r का मान कैपिटल R और RC तक पार करना पड़ेगा। ये आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे ये कुल ऊर्जा E बता रखी है जो कि डॉटेड लाइन से है, कांस्टेंट है, और ये -v0 हो गया। अब ये यहाँ पे विभव जब ये बाहर निकलता है तो इस तरह से इसकी स्थिति ऊर्जा घटती है, और एक स्थिति आती है जहाँ पर E का मान यहाँ इसको जहाँ कट करेगा वो जो त्रिज्या है वो RC हो गई, ठीक है ना। इस तरह से
कैपिटल आर और सब्सक्रिप्ट सी लगा रखा है, वो आपको समझ में आना चाहिए कि आर सी कहाँ है जब कैपिटल ई की मान जो है वहाँ पे बाहर की जो उसका जो अल्फा कण है उसकी ऊर्जा के तुल्य है। तो अल्फा कण की कुल गतिज ऊर्जा के तुल्य हो जाएगा। चित्र 15 से हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू स्मॉल आर से कैपिटल आर सी तक पार करना पड़ेगा। चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार ई ऊर्जा के अल्फा कण की कभी भी नाभिक से बाहर नहीं निकल सकता। चित्र 15 में सामान्यतः प्राचीर की ऊंचाई कितनी होती है 20 MeV, जबकि अल्फा क्षण में उत्सर्जित अल्फा कणों की जो ऊर्जा है वो 4 MeV से 10 MeV तक होती है। इससे स्पष्ट है कि कूलाम रोधिका को भेद कर अल्फा कण नाभिक से बाहर निकलते हैं। यह क्वांटम यांत्रिकी में सुरंग प्रभाव को दर्शाता है, क्योंकि उसको 20 MeV तो है नहीं, कम है, तो इसका मतलब वो निकल सकता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इसका मतलब वहाँ पे कोई टनल है जिससे वो बाहर निकलता है, इसलिए इसको टनल इफेक्ट कहते हैं। अब आर सी का मान E इज इक्वल टू वी से ज्ञात किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे ये आर स्मॉल आर था, वहाँ आर सी लिख दिया, और जो वी था वो नीचे आ गया, उसकी जगह कैपिटल ई लिख दिया। अब हम पोडियम लें 204 से अल्फा क्षय पर विचार करते हैं, जिसमें पोलोनियम के जेड इज इक्वल टू 84 परमाणु क्रमांक होता है। उत्सर्जित अल्फा कण की ऊर्जा कैपिटल ई 5.4 MeV होती है, और अवशिष्ट नाभिक के लिए जेड वर्ग का जो है मान यानी परमाणु क्रमांक 84 से 2 घट जाएगा और ये 82 हो जाएगा। मान रखकर हल करने पर आर सी इज इक्वल टू 4.3 इंटू 10⁻14 मीटर प्राप्त होता है, यानी 43 फर्मी। ठीक है ना, क्योंकि 10⁻15 मीटर को हम फर्मी लिख सकते हैं। तो 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग देंगे तो ये 10⁻15 हो जाएगा, और 4.3 को 10 से गुणा करेंगे तो 43 फर्मी आ जाएगा। तो PO 204 की नाभिक की जो त्रिज्या है वो हम जानते हैं, R इज इक्वल टू R0 A की घात 1/3, जहाँ R0 है 11 फर्मी और A 204 है। गणना करने पर R का मान कितना प्राप्त होता है 6.5 फर्मी प्राप्त होता है। इस प्रकार अल्फा कण को नाभिक से बाहर आने के लिए विभव रोधिका की बहुत चौड़ाई पार करनी होगी। सुरंग प्रभाव के अनुसार जब कण की ऊर्जा विभव प्राचीर की ऊंचाई से कम हो तब स्मॉल a चौड़ाई और v ऊंचाई के आयताकार विभव प्राचीर से ई ऊर्जा के कण के पारगमन की जो प्रायिकता है वो हम पढ़ चुके हैं। उसका मान होता है कैपिटल T इज इक्वल टू 16E v माइनस ई अपॉन वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -2 अल्फा ए, जहाँ पे हम जानते हैं कि अल्फा ए का मान उसके v और e से यह संबंध रखता है 2m/h² u माइनस ई इंटू स्मॉल a अंडर रूट हो गया, जहाँ a उस आयताकार रोधिका की चौड़ाई हो गई। क्योंकि चित्र 15 में हमने देखा विभव रोधिका आयताकार नहीं होकर सतत रूप से कम हो रही है, अतः इसके लिए पारगमन की जो प्रायिकता है वो हम इस तरह से इसको हटा देंगे, और t जो है इसके एक्सपोनेंशियल -2 अल्फा ए के समानुपाती हो जाएगी। और इस तरह से अल्फा ए का मान हम 2m/h² कैपिटल आर से कैपिटल आर सी तक उसका समाकलन करेंगे, अंडर रूट बी माइनस ई यहाँ से, है ना, इसका समाकलन करके अल्फा ए का मान निकाल सकते हैं। विभव प्राचीर की अधिक चौड़ाई होने के कारण टी का मान अल्प प्राप्त होता है। टी के मान का निर्धारण एक्सपोनेंशियल फलन से होता है, और यह मान विभव वक्र के वास्तविक आकार पर निर्भर करता है। इस कारण अल्फा क्षय में औसत आयु काल परास अत्यधिक प्राप्त होती है, और वो इस तरह से 3 इंटू 10⁻7 सेकेंड, और PO 212 के लिए तथा 4.5 इंटू 10⁹ साल, है ना, U 238 के लिए। इसे समझने के लिए नाभिक के पृष्ठ को एक विभव दीवार की भांति मान लें, तब अल्फा कण की नाभिक की विभव दीवार से बारंबार टक्कर करता रहता है, और नाभिक की विभव दीवार से एक टक्कर में अल्फा कण के बाहर निकलने की प्रायिकता यानी पारगमन गुणांक कैपिटल T के बराबर होती है। इस प्रकार नाभिक से बाहर निकलने के लिए अल्फा कण को 1/T की कोटि की टक्करें करनी होगी, यानी PO 204 के लिए अल्फा कण की जो ऊर्जा है यहाँ वो कि 5.4 MeV के संगत वेग आ जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है। अतः R 6.5 फर्मी के लिए नाभिक को पार कर क्रमागत टक्करने में जो लगा समय है वो 8 इंटू -10⁻22 सेकेंड प्राप्त होता है। इनके अनुसार लगभग 10⁻21 टक्करें
प्रति सेकंड होनी चाहिए। अतः अल्फा क्षय की प्रायिकता का मान p क्या होगा, 10⁻21 इंटू कैपिटल T प्रति सेकंड प्राप्त होता है। इसके अनुसार t का मान अल्प होने पर भी p का मान अधिक प्राप्त हो सकता है। तो चित्र 15 के अनुसार अल्फा कण की ऊर्जा यदि अधिक होगी तब उसके लिए विभव रोधिका की चौड़ाई कम होगी और पारगमन की प्रायिकता बढ़ जाएगी, अर्थात औसत आयुकाल का मान कम हो जाएगा। और प्रायोगिक तथ्य अल्फा क्षय के इन गुणों की पुष्टि करता है और इस प्रकार अल्फा क्षय को हम सुरंग प्रभाव के द्वारा समझाया जा सकता है। तो अल्फा क्षय की सुरंग प्रभाव का उपयोग कर पूर्ण व्याख्या सर्वप्रथम जॉर्ज ने की थी, जी गैमो। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ हमने देखा कि सुरंग प्रभाव के द्वारा अल्फा क्षय में जो होता है नाभिक से, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। धन्यवाद।